मैं दिसंबर 2007 आचार्य ग्रांट राष्ट्रीय केंद्र होती। आज हम भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य और भारतीय विदेश के प्रमुख मुद्दा तत्वों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि विदित है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य शून्य में नहीं रह सकता है। अर्थात ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिसके अन्य राष्ट्र के साथ किसी न किसी प्रकार के संबंध है। दुनिया का कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं होता है। अन्य राष्ट्रों के लिए किसी सामान का निर्यात करता है और बदले में सामान का आयात करता है। कई राष्ट्र के साथ महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, कई राष्ट्रों के साथ सैद्धांतिक वैचारिक की स्थिति होती है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र की दो नीतियां होती हैं जिनका निर्माण देश के मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। पहली नीति होती है गृह नीति। गृह नीति के अंतर्गत देश का कैबिनेट मंत्रिमंडल निर्णय लेता है कि देश में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा किस प्रकार की नीति का अनुसरण किया जाएगा, किस प्रकार की नीति का अनुपालन की जाएगी, यह नीति गृह नीति कहलाती है। देश के आंतरिक प्रशासन के क्षेत्र में जिस प्रकार की पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है उसे गृह नीति के नाम से जानते हैं, उसे गृह नीति कहा जाता है। दूसरी नीति होती है एक राष्ट्र के द्वारा अन्य राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करते समय जिस नीति का अनुसरण किया जाता है उसे विदेश नीति कहा जाता है। यद्यपि यह नीति उस देश की आर्थिक सुदृढ़ता या निर्भरता से अवश्य प्रभावित होती है और जो राष्ट्र उनसे संबंधित होती है। कहने में लगे हैं जो आर्थिक संसाधनों से संपन्न जो राष्ट्र होते हैं उन राष्ट्रों के द्वारा विकास देशों को, दुनिया के कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने की नीति होती है। जो राष्ट्र कमजोर राष्ट्र होते हैं, जो दुनिया का भागी राष्ट्र होते हैं, जो विकासशील राष्ट्र होते हैं, अर्थात जिनका अभी आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक मात्रा में विकास नहीं हो पाया है और जो विकास करना चाहते हैं, उन राष्ट्रों की तरह विकसित राष्ट्रों से, आर्थिक संसाधनों से संपन्न राष्ट्रों से आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन दुनिया का कोई भी राष्ट्र, चाहे कितना गरीब हो, चाहे कितना कमजोर हो, यदि वह राष्ट्र स्वतंत्र होता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संबंध स्थापित करने की अपनी नीति होती है। अर्थात उस स्वतंत्र राष्ट्र के द्वारा किसी भी दूसरे राष्ट्र के साथ जब तक कोई भी संधि या समझौता नहीं किया जाता है, जब तक उसके राष्ट्र की सुरक्षा होने की संभावना नहीं होती है। जहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, इन सम्मेलन के दौरान संबंधित राष्ट्र के शासनाध्यक्ष के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए अपने विचार और संकल्प व्यक्त किए जाते हैं। कहने में यह था कि उस राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उसके बहुत सारे मुद्दा तत्व होते हैं, भौगोलिक तत्व होते हैं, आर्थिक तत्व होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं, राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं होती हैं। देश की जनता का राष्ट्रीय चरित्र डिपेंड करता है। तो देश नीति राष्ट्रीय हितों, सिद्धांतों और लक्ष्यों का एक जोड़ माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को प्रभावित और नियंत्रित करने की कोशिश जाती है ताकि उस देश की आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ता स्थापित की जाए और उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जाए। कहने में यह है कि प्रत्येक राष्ट्र की वह नीति जिसके आधार पर अन्य राष्ट्र के साथ राजनयिक, कूटनीतिक, व्यापारिक इस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं, वह नीति विदेश नीति कहलाती है। यद्यपि विदेश नीति एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, विदेश नीति के प्रमुख जो निर्माता होते हैं उनके द्वारा कूटनीतिक साधन का प्रयोग करते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को
अपने देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। यह नीति सदैव उस राष्ट्र के हितों से बहुत अधिक प्रेरित और प्रभावित रहती है। चाहे अपने राष्ट्र के हितों की सुरक्षा के लिए उसे चाहे युद्ध की नीति का अनुसरण करना भी पड़े, युद्धों में भी भाग लेना पड़े, वह राष्ट्र युद्ध में भागने से परहेज नहीं करता है। तो कहने लगे था कि एक राष्ट्र के द्वारा अन्य राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जिस प्रकार के संबंध स्थापित करने के लिए जिस नीति का सहारा लिया जाता है, जिस नीति का अवधारणा की जाती है, वह नीति विदेश नीति कहलाती है। विदेश नीति का मतलब यह था कि इस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी होती है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख जो निर्माता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनके द्वारा भारतीय विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ तय किए: शांति, मित्रता और समानता। ये भारतीय विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ माने जाते हैं। भारतीय विदेश नीति का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। उसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि सभी राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सभी प्रकार के न्याय और सम्मानजनक संबंधों का निर्माण करेंगे, अपने अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के आयामों को स्थापित करेंगे, सभी अंतरराष्ट्रीय संधियों का सम्मान करेंगे और अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उनके प्रति आस्था बनाए रखेंगे। इस कार्य की बात का उल्लेख भारतीय संविधान के 51 में किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित होता है, उसी के माध्यम से भारतीय विदेश नीति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो कहने में यह था कि दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र की एक स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, जो सदैव उस राष्ट्र के हित से प्रेरित होती है। लेकिन उस विदेश नीति पर आर्थिक सुदृढ़ता या उसकी निर्बलता और भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक राष्ट्रीय विचार होती है, उनसे बहुत उनका प्रभाव पड़ता है। आइए आज हम भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य जो तय किए गए हैं उन उद्देश्य के बारे में ध्यान देंगे। भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि सभी प्रकार के द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो विवाद होते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जितने भी प्रकार के गतिरोध आते हैं, जितने भी प्रकार के मतभेद होते हैं, जितने भी प्रकार के मनमुटाव होते हैं, इस सभी प्रकार के विवादों को भारतीय विदेश नीति के अनुसार उनका शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रबंध किया गया है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्माता के अनुसार विदेश नीति स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि सभी राज्य का दायित्व है, सभी राष्ट्र की ड्यूटी है कि सभी प्रकार के द्विपक्षीय बहुपक्षीय विवाद हैं, इनका शांतिपूर्ण समाधान करने का हल करने का प्रयास करेंगे, हर समूह में प्रयास करेंगे और जहां तक परिवार में इस प्रकार के विवाद का समाधान करने के लिए पंच किस्म का आधार पर भी उनका समाधान का प्रयास करना चाहिए। दूसरा उद्देश्य यह तय किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं, जो संधि हैं, जो समझौते हैं, इनके प्रति आस्था बनाए रखना, ये भी भारतीय विदेश का उद्देश्य माना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, यह भारतीय विदेश का सबसे बड़ा उद्देश्य माना गया है। इसी प्रकार से भारतीय सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सुदृढ़ता स्थापित करना, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, यह भी भारतीय विदेश का उद्देश्य माना गया है। कहने में यह था कि सभी राज्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करेंगे और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा करने का काम करेंगे। ये भारतीय विदेश के उद्देश्य माने जाते हैं। तो कहने में यह था कि जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, भारतीय कल्चर सोसाइटी की बात की जाती है, इसी प्रकार की भारतीय विदेश नीति के माध्यम से भारतीय जो सांस्कृतिक है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसकी महानता की जो इसका महान जो मूल्य है, उनकी सुरक्षा कराने इसका उद्देश्य माना गया है। कहने में यह था कि सभी राज्य इस बात का प्रयास करेंगे कि जितने भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो समझौते हैं उनको बनाए रखने के लिए उनके प्रति उन्हें आस्थावान रहना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी द्विपक्षीय बहुपक्षीय विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। सभी राष्ट्रों की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करने उसे पहल करनी चाहिए। ये भारतीय विदेश नीति माने जाते हैं। अगली बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के यथार्थ। कहने में था कि प्रत्येक राष्ट्र की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, उसके बहुत सारे महत्व होते हैं। कहने में यह था, पहले बात करते हैं राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय देश की विदेश नीति का गठन किया। यदि 1947 से पूर्व भारत आजाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
कि जहाँ सत्य संघर्ष की राजनीति होती है, जहाँ सिद्धांत विचरण मतभेद का दौर बहुत अधिक हो जाता है, इस प्रकार के सिद्धांत विचरण मतभेद के दौर में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकास देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्हें इस शक्ति संग्राम में भाग लेना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का जो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी जो रणनीतिक विचारधारा है, आर्थिक विचारधारा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव दर्शित होता है, दिखाई देता है। कहने लगे था कि भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने ये महसूस किया कि इस समय देश में स्वाधीनता भारी से हो चुकी है, अर्थात एक बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महसूस किया कि जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था होती है, जहाँ उत्पादन और संसाधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, इस तरह की व्यवस्था एक पंडित जवाहरलाल नेहरू उसे शोषण के साधन में मानते थे, शोषण का यंत्र में मानते थे। तो उन्होंने इस प्रकार की पूंजीवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत को अपनाने का निश्चय किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद का नारा दिया गया और उन्होंने इस प्रकार के लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से ही समय समय पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी योजनाओं के माध्यम से देश में विद्यमान साधनहीनता, गरीबी, जिसका काफी भारी अवस्थाएं होती हैं, इनको दूर करने के लिए अनेक पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया जाता है। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मतलब ये था कि उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से, लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक तरीकों के आधार अर्थात जनसंख्या के आधार सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो सुधार किए जाते हैं, इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये था कि देश में जितने भी सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र जितने भी सुधार किए जाए, इस प्रकार के सुधार को देश की जनता पर सरकार को नहीं होना चाहिए, बल्कि इस प्रकार के सुधार में तभी स्थायित्व प्राप्त हो सकता है, तभी सुधार हो सकते हैं जब देश की जनता की संख्या प्राप्त हो जाती है। जनसंख्या को लेकर के जनता को साथ करके देश में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं। तो भारत देश की जो भारत देश की बहुत अधिक लोकतांत्रिक समाजवाद का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। दूसरी बात करते हैं भूगोल। ये भूगोल भारतीय विदेश नीति का एक ऐसा तत्व होता है, भूगोल को कभी बदला नहीं जा सकता है। इतिहास संस्कृति इसका की जो घटनाएं होती हैं समय और संस्था बदलती रहती हैं, लेकिन भूगोल कभी चेंज नहीं होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि किसी देश की देश नीति उसकी जड़ें भूगोल में नहीं होती है। कहने लगे था कि भारत एशिया महाद्वीप में भारत की बात की जाती है, जिस प्रकार के पंथ निरपेक्षता शक्ति संघर्ष की राजनीति का विरोध किया जाता है, उसके भूगोल में नहीं होती है। यदि हम उत्तर की बात करते हैं, उत्तर में हमारे हिमालय की बात की जाती है, हिमालय और हिंद महासागर और पूर्वी और पश्चिमी में जितने समुद्री सीमाएं होती हैं, इन सीमाओं की सुरक्षा करना भारत के लिए बहुत बड़ा जरूरी माना जाता है। इनकी सुरक्षा को लेकर भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का विकास जो व्यापार होता है इन्हीं समुद्र के माध्यम से होता है, परिवहन की व्यवस्था इनके माध्यम से होती है। तो ये भारतीय देश नीति होते हैं। भारतीय देश नीति का सबसे बड़ा उसका एक विशाल आधार होता है, एक बहुत बड़ी लंबी समय होती है। इस प्रकार से यदि भारत स्वतंत्रता प्राप्त के बाद साम्यवादियों के साथ संगठित होता, साम्यवादियों के साथ जुड़ जाता, तो कई लोग देखा कि पश्चिमी हिंद महासागर में पश्चिमी शक्तियों का संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ सकता था, उसका दबाव बढ़ सकता था, इसलिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत बड़ा संगठन किया जा सकता था। यदि भारत उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संगठित होता, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधि के माध्यम से अपने आप को गठजोड़ करने की कोशिश करता, तो साम्यवादी राष्ट्र उनके लिए बहुत बड़ा खतरा किया जा सकता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महसूस किया कि हम किसी शक्ति से राजनीतिक भाग में पसंद नहीं करेंगे, बल्कि हम उससे भाग लेना पसंद करेंगे जो शांति का सिर होता है और इस सुंदर राष्ट्र समृद्ध होना चाहिए जितने संभव होते हैं। तो कहने लगे था कि भारत देश की प्रमुख जो कहलाते हैं उनमें राजनीतिक विचारधारा और भूगोल और बाकी अपन आगे कल करेंगे। धन्यवाद।